द आइजिंग मॉडल। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि आइजिंग मॉडल होता क्या है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, तो आप इसको रीड कर सकते हैं। तो फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आइजिंग मॉडल इज यूज टू अंडरस्टैंड द मैग्नेटिक स्टेट ऑफ ए पैरामैग्नेटिक सिस्टम बाय कंसिडरिंग द इंडिविजुअल स्पिन्स स्टेट दैट कंप्राइज द सिस्टम। तो फ्रेंड इसका मतलब है कि जो हमारा आइजिंग मॉडल होता है, बेसिकली हम इसका यहाँ पे यूज़ करते हैं मैग्नेटिक स्टेट्स को जानने के लिए। यानी कि जो हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, उन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को कि हम मैग्नेटिक स्टेट्स को जानने के लिए आइजिंग मॉडल का यूज़ करते हैं। और आपको पता है कि जो आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है वो हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। जो हमारे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं या मटेरियल होते हैं या एटम होते हैं, उसमें हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वहाँ पे जब हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की अपनी कुछ स्पिन होती हैं। तो वो जो स्टेट होती है वो आपकी इंडिविजुअल स्पिन से मिलकर बनती है। और हम यहाँ पर उसी चीज़ का स्टडी करते हैं कि हम उसके स्पिन से ये पता लगाते हैं कि जो आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है उसका मैग्नेटिज्म क्या है, उसका पार्टीशन फंक्शन क्या है। तो इन सब चीज़ों के लिए हम यहाँ पर आइजिंग मॉडल का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हमें लिखा हुआ है, बाय कंसिडरिंग द इंटरेक्शन बिटवीन दीज स्पिन्स वी कैन नो अबाउट द मैग्नेटाइजेशन स्टेट ऑफ द पैरामैग्नेटिक सिस्टम। तो फ्रेंड्स फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। बाय कंसिडरिंग द इंटरेक्शन बिटवीन दीज स्पिन्स वी कैन नो अबाउट द मैग्नेटाइजेशन स्टेट ऑफ द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की। अब आप बोलोगे सर हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो हमारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। वहाँ पे ऑलरेडी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वहाँ पे जो स्पिन का इंट्रैक्शन है वो हमारा पेयरिंग अप हो चुका है, तो वहाँ पर इसका कोई यूज़ नहीं बनता। तो हम यहाँ पे बात करते हैं उन सब्सटेंस के बारे में या उन एटम्स के बारे में या उन मटेरियल्स के बारे में जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और उन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन होती हैं, और हम उन स्पिन का इंट्रैक्शन देखते हैं। तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि जो आपके पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है उनकी मैग्नेटाइजेशन स्टेट्स क्या है। तो इस तरीके से सही है फ्रेंड। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे उनकी स्पिन के बीच में इंट्रैक्शन देखते हैं और उन इंट्रैक्शन के बेसिस पर हम उस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की मैग्नेटाइज स्टेट्स को बता सकते हैं, यानी कि जान सकते हैं। अब यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, फॉर सिंप्लिसिटी वी एज्यूम ओनली नियरेस्ट नाइबर इंट्रैक्शन। तो फ्रेंड्स हम अपने सिंप्लिसिटी के लिए, अब देखो यार वैसे अभी मैं आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो फ्रेंड वैसे तो यहाँ पर जो हमारे इंट्रैक्शन है वो आपके नाइबर के साथ भी हो सकते हैं, आपका फर्स्ट नियरेस्ट नाइबर के साथ भी हो सकता है, उसका सेकंड नियरेस्ट नाइबर के साथ भी हो सकता है, उसका थर्ड नियरेस्ट नाइबर के साथ भी हो सकता है। तो इंट्रैक्शन तो आपका किसी भी नियरेस्ट नाइबर के साथ हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ओनली नियरेस्ट नाइबर। अब जैसे आपका फर्स्ट नियरेस्ट नाइबर होता है, आपका सेकंड नियरेस्ट नाइबर होता है, आपका थर्ड नियरेस्ट नाइबर होता है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ओनली फर्स्ट नियरेस्ट नाइबर इंट्रैक्शन के बारे में, क्योंकि सिंप्लिसिटी अब इतने सारे स्पिन्स हैं तो उनके बीच में कुछ ना कुछ इंट्रैक्शन तो हो गई। तो हम अब इन सब चीज़ों को अगर लेके चलेंगे तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो हम नहीं चाहते कि हमारा कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो, तो हम बस यहाँ पर जो हमारे नियरेस्ट मतलब फर्स्ट नियरेस्ट नाइबर हैं उन्हीं का इंट्रैक्शन यहाँ पे लेकर चलते हैं। तो ये था हमारा आइजिंग मॉडल। तो आइजिंग मॉडल मैंने आपको बता दिया कि जो हमारा आइजिंग मॉडल होता है वो हमारा यहाँ पे जो पैरामैग्नेटिक सिस्टम होता है उसकी मैग्नेटिक स्टेट्स को पता करने के लिए यूज़ किया जाता है। और फ्रेंड्स अब यहाँ पे जो हमारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है वो हमारे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का सिस्टम होता है। अब जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनके पास स्पिन्स होंगी और उनके स्पिन के बीच में इंट्रैक्शन होगा, और उन इंट्रैक्शन के बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि इस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का क्या मैग्नेटाइजेशन स्टेट है। और फ्रेंड हमारा जो थर्ड पॉइंट है इसमें हम ये देखते हैं कि हम यहाँ पे जो इंट्रैक्शन है वो केवल नियरेस्ट नाइबर मतलब फर्स्ट नियरेस्ट नाइबर का ही कंसीडर करते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो आइजिंग मॉडल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। देखो फ्रेंड मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि आपसे बस यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे बस क्वेश्चन होना चाहिए। तो मेनली हम यहाँ पे क्वेश्चंस के लिए यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं।
मेरा थ्योरी पढ़ाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई मूड नहीं है, बस फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि आइजिंग मॉडल होता क्या है। तो अब हम यहाँ पे एक फॉर्मूला देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। तो मैं आपको बता दूं कि आइजिंग मॉडल में एक फॉर्मूला होता है और इस फॉर्मूले का हम बेधड़क से यहाँ पे यूज़ करते हैं। हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं, अभी तक के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं, चाहे वो आपका कोई सा भी एग्जाम का क्वेश्चन हो, उसमें बस यही पूछा जाता है कि इसका पार्टीशन फंक्शन क्या होगा, या इसका फ्री एनर्जी क्या होगी, या इसका आपका फंक्शन क्या होगा। तो बस आपसे यही इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा आपको आइजिंग मॉडल के बारे में जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में अगर हमारे पास आइजिंग मॉडल का वर्ड भी हम देख लेते हैं तो हम क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। तो अब आपको घबराने की कोई बात नहीं है। बस जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप उन स्टेप को फॉलो करते हो तो आप किसी भी क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। है ना फ्रेंड। तो अब हम यहाँ पे इस चीज़ को देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब जो हमारा आइजिंग मॉडल है, मैंने आपको बताया पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर डाइपोल होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरीके की एनर्जी हैं। एक तो हमारे पास है आपकी जो आपको आप लोग जानते ही हो कि अगर मेरे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, उसके अंदर डाइपोल है, और वो जो डाइपोल अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा, तो उसके ऊपर एनर्जी लगेगी। तो फ्रेंड्स पहले तो हमारे पास यहाँ पे जो एनर्जी है, तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे लिखेंगे आपके पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के लिए एनर्जी। तो फ्रेंड यहाँ पे जो हमारे पास पहली एनर्जी होगी वो हमारे पास क्या होगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एनर्जी। और फ्रेंड मैं डायरेक्ट शॉर्ट नोट में लिख रहा हूँ, तो एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड। तो फ्रेंड जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है, उस मैग्नेटिक फील्ड में हमारी जो एनर्जी होगी उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सही है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हो, तो आपको पता है यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो होती है हमारे पास H। अब मैं यहाँ पे एनर्जी को S से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से बुक में S से दिया गया है। तो H माइनस का A, और फ्रेंड्स ये होगा हमारे पास बीटा, और ये हो जाता है हमारे पास सिग्मा और सिग्मा आई, है ना फ्रेंड। इसको हम समीशन सिग्मा आई ये बोल सकते हैं। यहाँ पे जो आपके पास सिग्मा है, सिग्मा आपकी रिप्रेजेंट कर रहा है स्पिन को। अभी मैं आगे चल के पूरा का पूरा इसको अच्छे से बताऊंगा मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स ये जो हमारे पास एनर्जी है ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड में है। यहाँ पे जो हमारे पास बी है, बी हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, और ए मेरा कोई कांस्टेंट है। सिग्मा मेरे पास स्पिन है, स्पिन 1, स्पिन 2, स्पिन 3, स्पिन 4, स्पिन 5 एंड सो ऑन करके। सही है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे जो हमारे पास सेकेंड एनर्जी होती है वो हमारे पास होती है एक्सचेंज एनर्जी। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा एक्सचेंज एनर्जी के बारे में। तो यहाँ पे जो हमारे पास सेकेंड एनर्जी होती है ये हमारे पास होती है एक्सचेंज एनर्जी। अब आप पूछेंगे सर ये क्या होती है, तो पहले हम इसका यहाँ पे फॉर्मूला देख लेते हैं एक्सचेंज एनर्जी का। चलो है ना। तो एक्सचेंज एनर्जी का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है। तो आप यहाँ पे लिखोगे H इजिकल टू माइनस का J, और ये हमारे पास हो जाएगा समीशन सिग्मा आई और सिग्मा आई प्लस 1। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, अगर मैं सिग्मा 1 ले रहा हूं तो नेक्स्ट मेरा सिग्मा 2 हो जाएगा। ये आपको समझ में आता है। अब फ्रेंड जो हमारे पास टोटल एनर्जी होगी इस सिस्टम की, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अब टोटल एनर्जी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो टोटल एनर्जी बहुत सिंपल है, और टोटल एनर्जी हमारे पास हो जाएगी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं H इजिकल टू माइनस का A B, ये हो जाएगा आपके पास सिग्मा और समीशन आई, और माइनस का J ये हो जाएगा समीशन सिग्मा आई और सिग्मा आई प्लस 1। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। बस आपको इसी फॉर्मूले का यूज करना है, इसके बाहर आपका कुछ भी नहीं है। आइजिंग मॉडल का जो भी क्वेश्चन है वो इससे रिलेटेड ही आता है। तो फ्रेंड्स एक बार फॉर्मूले को और अच्छे से लिख लेते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारा फॉर्मूला निकल के आया है वो हमारे पास कुछ ये निकल के आया है, H इजिकल टू माइनस का A, ये हमारे पास है B समीशन सिग्मा आई माइनस का J, ये हमारे पास है आपका समीशन सिग्मा आई और सिग्मा आई प्लस J। अब फ्रेंड्स आपके मन में एक बात आ रही होगी कि सर हमको पहली वाली एनर्जी तो समझ में आती है, ये एनर्जी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में है, आप इस एनर्जी को तो अच्छे से जानते हो, ये एनर्जी हमारे पास है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो फ्रेंड्स ये वाली एनर्जी तो हमारे पास कब है, जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं। और फ्रेंड्स ये वाली एनर्जी हमारे पास है एक्सचेंज की वजह से। अब यहाँ पे एक्सचेंज किसका हो रहा है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारे पास ये जो एक्सचेंज एनर्जी है हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सचेंज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर व्हाट इज द एक्सचेंज एनर्जी। तो हम यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपका यही है कि व्हाट इज द एक्सचेंज एनर्जी, कि हमारी जो एक्सचेंज एनर्जी है वो क्या होती है, इसके बारे में मैं आपको अब बताना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स अब इसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और फिर आपका आइजिंग मॉडल हो गया, और उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आइजिंग मॉडल के क्वेश्चन कराऊंगा। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि एक्सचेंज एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इसके बारे में अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, एक्सचेंज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारे पास है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हमारा एक्सचेंज एनर्जी है ये हमारे किसके लिए होगी, ओनली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम यहाँ पे इसको समझने से पहले हम यहाँ पे एक चीज समझते हैं, और वो हमारे पास है क्रोनियम का। हम आपको पता होगा क्रोनियम एक एटम होता है, और उस एटम का हम यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो फ्रेंड्स अभी हमारे पास 24 क्रोनियम होता है, और आपको पता है इसका जो कन्फिग्रेशन होता है वो हमारे पास होता है 1s2, फिर हमारे पास होता है 2s2, फिर हमारे पास होता है और फिर हमारे पास होता है 2p6, और फिर हमारे पास होता है यहाँ पे आपका 3s2, और फिर होता है हमारे पास 3p6, फिर होता है हमारे पास 4s2, और यह हमारे पास होता है 3d4। अब फ्रेंड्स अब आप कहोगे सर ये ऐसा नहीं होता है, मेरे को भी पता है ऐसा नहीं होता, लेकिन ये जो हमारा क्रोनियम का जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये एक्सपेक्टेड है। मतलब हमको ऐसा लग रहा था कि हमको ऐसा मिलेगा, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं मिलता, ये हमारा एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये जो हमारा है ये फ्रेंड्स हमारा एक्सपेक्टेड है ना। क्योंकि आप कहो नहीं सर आपने ऐसा बताया, तो ये हमारा एक्सपेक्टेड है। अब फ्रेंड्स इसका जो एक्चुअल मतलब जो हमको इसका मिलता है वो हमारे पास क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बता देता हूं। तो अगर आप यहाँ पे इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल को देखो, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास दो ऑर्बिटल है आउटर मोस्ट। तो ये हमारे पास है एक 4s2 और एक हमारे पास है 3d4। तो फ्रेंड्स अगर मैं इनको बनाऊं तो यहाँ पे आप इनको बना सकते हो। ये हमारे पास है 4s2। तो फ्रेंड्स इसका जो हमारे पास ऑर्बिटल होगा ये हमारा इस तरीके से बनेगा, एक एटम आपका इस डायरेक्शन में, एक एटम आपका इस डायरेक्शन में। अब फ्रेंड्स अगर मैं बनाता हूँ 3d4 का, तो आपको पता है d ऑर्बिटल में हमारे 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो हम यहाँ पे बनाएंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो ये फ्रेंड्स हमारे पास 5 हो गए। इस तरीके से आपके यहाँ पर फिल हो जाने हैं। तो आप इसको यहाँ पर इस तरीके से फिल कर सकते हो। बहुत बढ़िया, हमने यहाँ पे इसको इस तरीके से फिल कर लिया। तो फ्रेंड्स 4s2 आ गया और 3d4 आ गया। अब ये तो हमारे पास क्या था, एक्सपेक्टेड। लेकिन फ्रेंड्स एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। हमको जो हमारा एब्जॉर्ब होता है, मतलब जो हमको मिलता है यहाँ पर, वो रियलिटी में जो हमको यहाँ पे क्रोनियम का कन्फिग्रेशन मिलता है वो ये नहीं होता, उसकी पिक्चर अलग होती है। अब फ्रेंड्स वो क्या होता है, तो मैं आपको बताऊं कि हमारा जो क्रोनियम का एक्चुअल में मिलता है वो फ्रेंड्स हमको कुछ इस टाइप का मिलता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 24Cr ये हमारे पास है। तो फ्रेंड्स ये तो हमारा ऐसे रहेगा 1s2, ये हमारा पास ऐसी है 2s2, ये हमारे पास ऐसे रहेगा 2p6, ये हमारे पास है 3s2, ये हमारे पास है 3p6। फ्रेंड यहाँ तक तो बिल्कुल सेम पिक्चर चलती है, लेकिन अब चेंज कहाँ पर होता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये हो जाता है हमारा 4s1 और ये हमारे पास हो जाता है आपका 3d5, है ना, इस तरीके से। तो हमको ये मिलता है। तो आपने क्या देखा, अब यहाँ पर ये चीज हमको क्या मिला, तो फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं इसको अगर आपको आगे चल के बताता हूँ, तो आप यहाँ पे क्या देखा फ्रेंड कि हमारा जो 4s1 ऑर्बिटल है इसमें फ्रेंड्स आपका एक ऑर्बिटल हो गया, है ना। पहले इसमें 2 ऑर्बिटल थे, अब इसमें एक ऑर्बिटल हो गया। और जो फ्रेंड्स आपका 3d है इसमें हमारे 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो पहले आपके यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन थे, अब आपके 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 1 2 3 4 एंड 5। तो फ्रेंड्स इस तरीके से इसमें 5 इलेक्ट्रॉन आ गए इस तरीके से। अब यहाँ से मतलब जो हमारा 4s2 था वो 4s1 हो गया। अब इसके अंदर जो फ्रेंड्स आपका एक इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ पे जम कर गया। आप देख सकते हो यहाँ पर, अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो फ्रेंड्स ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया इस तरीके से, और ये हमारे पास क्या हो गया, तो फ्रेंड्स ये हमारे पास हो गया इस टाइप से। अब फ्रेंड्स ऐसा हुआ क्यों, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं कि एक्चुअल में ऐसा हुआ क्यों कि हमारा 4s से
इलेक्ट्रॉन 3D में आ गया। तो फ्रेंड्स इसका कारण ये होता है कि जो हमारा 4s है और जो हमारा 3D है, इनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है बहुत कम होता है, और इस एनर्जी गैप की वजह से हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका 3D लेवल में जंप कर जाता है। तो ये हमारे पास इसका एक फंडा भी होता है। तो ये हमारे पास इसकी एक टेक्निक है। तो और आपने इसको इस तरीके से यहाँ पे देखा होगा। अब फ्रेंड यहाँ पे हमारा इसका दूसरा कॉन्सेप्ट होता है सिमेट्री। तो सिमेट्री की वजह से भी ऐसा करते हैं। अब आप कहोगे सर सिमेट्री का रोल क्या होता है यहाँ पे, तो मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। तो फ्रेंड इसका सबसे बड़ा कारण है सिमेट्री। तो अब आप यहाँ पे समझ सकते हो सिमेट्री, है ना। तो ये यहाँ पे क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये यहाँ पे सिमेट्री को इंट्रोड्यूस करते हैं। अब सिमेट्री में ऐसा होता क्या है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं सिमेट्री का मतलब क्या है। तो फ्रेंड्स सिमेट्री का मतलब ये होता है, तो सिमेट्री हमको तब मिलती है जब हमारे पास या तो हाफ फील्ड हो या हमारे फुल फील्ड ऑर्बिटल हो। मीन्स अगर फ्रेंड्स हमारे हाफ फील्ड सब सेल हैं, अगर हमारे पास हाफ फील्ड सब सेल हैं या हमारे पास फुल सब सेल हैं, तो फ्रेंड्स इसमें होगा क्या। अगर फ्रेंड्स मेरे पास हाफ फील्ड सब सेल होंगे, अगर मेरे हाफ फील्ड सब सेल हैं, तो फ्रेंड्स हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे। तो अगर मेरे पास हाफ फील्ड सब सेल्स है तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और फ्रेंड्स ये जो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करेंगे, ये न्यूक्लियस से इंट्रैक्शन करेंगे। तो फ्रेंड्स ये न्यूक्लियस से इंट्रैक्शन करेंगे और इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा आ जाएगा, जिसकी वजह से ये हमारे स्टेबल हो जाएंगे। और आपको पता है कि हर एटम स्टेबल होना चाहता है। तो फ्रेंड्स ये इसीलिए क्या करते हैं 4s2 से 3d5 में आ जाते हैं। तो जब ये 3d5 बन जाएंगे तो फ्रेंड्स ये जो एटम है हमारा क्रोमियम का, ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर आप देख सकते हो पहले हमारे पास क्या थे। तो फ्रेंड्स पहले आप देखो, अगर आप पहला वाला केस देखते हो तो देखो ये हमारा फुल फील्ड था और ये हमारा क्या था, ये आपका हाफ से भी कम था। तो फ्रेंड्स अब इन्होंने क्या करा, इन दोनों ने क्या कर लिया, दोनों ने हाफ हाफ कर लिया। अब फ्रेंड्स दोनों ने हाफ हाफ कर लिया, मतलब इसका भी हाफ फील्ड हो गया और इसका भी हाफ फील्ड हो गया। तो फ्रेंड्स इन दोनों का हाफ फील्ड हो चुका है। इसकी वजह से ये जो हमारा सिस्टम है, ये आपका ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमारे किससे अट्रैक्ट होंगे, ये हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे न्यूक्लियस से। और आपको पता है आप जब आपका अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी आपकी रिलीज होती है ना। तो यहाँ पे ये एनर्जी को रिलीज करेंगे और एनर्जी को रिलीज करने से ये हमारा जो आपका क्रोमियम का एटम है ये हमारा स्टेबल हो जाएगा। तो इसीलिए फ्रेंड यहाँ पे आपको सिमेट्री देखने को मिलती है। तो सिमेट्री का यही रीजन है कि यहाँ पे हमारे पास हाफ फील्ड या फुल फील्ड, अगर हमारे पास ऑर्बिटल है या तो कंप्लीटली फुल फील्ड हो या हमारा हाफ फील्ड हो, है ना। तो फ्रेंड्स अगर कंप्लीटली फुल फील्ड है तो उसके वजह से भी जो हमारा वहाँ पे अब क्या होगा फ्रेंड्स, वहाँ पे आपका ऑर्बिटल न्यूट्रल होगा और उसकी वजह से भी वो तो हमारा स्टेबल है ही। अगर आपका फुल फील्ड है तो वो तो आपका स्टेबल है ही, लेकिन अगर आपका हाफ फील्ड है तो हाफ फील्ड में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के साथ इंट्रैक्शन करेंगे, अट्रैक्शन एनर्जी आएगी और अट्रैक्शन एनर्जी की वजह से वहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी और एनर्जी रिलीज होगी तो वो स्टेबल होगा। तो ये हमारे पास, क्योंकि हर एटम क्या चाहता है, मिनिमम एनर्जी स्टेट में रहना चाहता है, तो इस तरीके से ये हमारा सिमेट्री को फॉलो करता है। तो फ्रेंड यही कारण है कि ये हमारा ऐसा होगा। और इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में होते हैं। इसीलिए फ्रेंड जो हमारा आइजिंग मॉडल होता है वो हमारा डायमैग्नेटिक के लिए नहीं होता, वो हमारा पैरामैग्नेटिक हो गया, फेरोमैग्नेटिक हो गया, एंटी फेरोमैग्नेटिक हो गया, इन सब चीज़ों के लिए हमारा आइजिंग मॉडल काम करता है। तो मैंने आपको बताया। अब फ्रेंड थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पे हम अपनी एक्सचेंज एनर्जी को। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा एक्सचेंज एनर्जी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको सिमेट्री समझ में आई, तो मैंने आपको क्रोमियम का एटम का एग्जांपल दे दिया है इस तरीके से। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं अपनी एक्सचेंज एनर्जी के बारे में, है ना, क्योंकि मेन टॉपिक तो वही है। तो फ्रेंड मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक्सचेंज एनर्जी की डिफाइन लिख देता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ ये हमारे पास होती है एक्सचेंज एनर्जी। तो एक्सचेंज एनर्जी का मतलब क्या है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसकी डिफाइन को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ जिससे कि आप यहाँ पे समझ सको। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास है द एनर्जी, मैं आपको लिख देता हूँ फ्रेंड्स, द एनर्जी विच इज रिलीज्ड। तो ये हमारे पास है विच इज रिलीज्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स। फ्रेंड्स यहाँ पे हम लिखेंगे बाय द इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारे पास है when electrons jumps from one orbital to another orbital,
टू अनोदर ऑर्बिटल इन सेम सब ऑर्बिटल। अब देखो फ्रेंड्स, यहां पर एक बात निकल के आई है, आपने नोटिस करा होगा, इन सब ऑर्बिटल कहने का मतलब क्या है। तो फ्रेंड देखो, डिफाइन बहुत सिंपल सी है। द एनर्जी, ये हमारे पास क्या है, एक्सचेंज एनर्जी। द एक्सचेंज एनर्जी विच इज रिलीज्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन ऑर्बिटल टू अनदर ऑर्बिटल इन सेम सब ऑर्बिटल। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि यहां पर जो हमारा एनर्जी का एक्सचेंज होगा, मतलब हम बात किसकी कर रहे हैं, एक्सचेंज एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो एक्सचेंज एनर्जी के लिए फ्रेंड्स सपोज करो ये मेरे पास है आपके पास 3px ऑर्बिटल, ये मेरे पास है 3py ऑर्बिटल, और ये मेरे पास है 3d ऑर्बिटल और 3pz ऑर्बिटल। तो फ्रेंड आप देख सकते हो दोनों सेम ऑर्बिटल है। यहाँ पे आप देखो 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, मतलब एटॉमिक नंबर है, ओ सॉरी ये हमारे सेम ऑर्बिटल है। अब ये मेरे पास px में आपका एक इलेक्ट्रॉन है, py में आपका एक इलेक्ट्रॉन है, और pz में आपका एक इलेक्ट्रॉन है। तो फ्रेंड्स ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपस में इंटरेक्शन कर सकते हैं, आपस में एनर्जी का एक्सचेंज करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके पास px ऑर्बिटल वाला है ये इसके साथ एनर्जी का एक्सचेंज करेगा, और फ्रेंड्स ये आपका इसके साथ एनर्जी का एक्सचेंज करेगा। मतलब इसको हम बोलेंगे कंप्लीट वन एनर्जी एक्सचेंज। ऐसा नहीं है कि केवल px का py में होगा। अगर px py में कर रहा है तो py px में करेगा। एक्सचेंज क्या कर रहा है, एक्सचेंज, नाम क्या है, एक्सचेंज एनर्जी। तो फ्रेंड्स px py के साथ और py px के साथ आपका एक्सचेंज करेगा। इसी तरीके से फ्रेंड्स ये जो हमारा py है ये pz के साथ एक्सचेंज करेगा, और pz px के साथ एक्सचेंज करेगा। तो अब फ्रेंड्स ऐसा भी हो सकता है कि px pz के साथ आपका एक्सचेंज करे, और pz आपका px के साथ इंटरेक्शन। तो ये हमारे क्या है, आप देख सकते हो इस तरीके से हमारे ये एक्सचेंज एनर्जी होते हैं। तो फ्रेंड्स आपको बात समझ में आ रही होगी एक्सचेंज एनर्जी के बारे में। तो अब px में एक ऑर्बिटल, सपोज करो px में एक इलेक्ट्रॉन, py में एक इलेक्ट्रॉन, और pz में इलेक्ट्रॉन। तो फ्रेंड आपस में इंटरेक्शन हो रहा है। तो हम, मैंने आपको पहले बताया हम कौन सा इंटरेक्शन लेंगे, हम फ्रेंड्स वही इंटरेक्शन लेंगे नियरेस्ट नाइबर वाले। अब ये देखो इसका नियरेस्ट तो px py है, तो फ्रेंड pz आपका दूर है। तो अब आप ऐसे कितने ऑर्बिटल बनाओगे, ऐसे तो बहुत सारे ऑर्बिटल बनेंगे, बहुत सारे। अब सपोज करो आप d में चले गए, तो d में तो 5 होते हैं, तो वहां पे फ्रेंड्स आपका 5 ऑर्बिटल होंगे। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ओनली नियरेस्ट नाइबर के बारे में, कि हमारा यहाँ पे केवल नियरेस्ट नाइबर के साथ ही क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। इसको हम यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम सपोज करो, अब यहाँ पे हम दोनों केस देख लेते हैं। तो मैंने आपको 3d4 बताया था और 3d5 बताया था, तो उस केस के बारे में यहाँ पे हम बात करते हैं, है ना। तो एक्सचेंज एनर्जी आपको समझ में आ गई, बहुत बढ़िया बात है। अगर आपको एक्सचेंज एनर्जी समझ में आ गई है तो आपकी बल्ले बल्ले। तो अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक्सचेंज एनर्जी किस तरीके से काम करती है और कैसे काम करती है। तो फ्रेंड्स अब क्योंकि समझना ज़्यादा जरूरी है, डिफाइन तो आप किताब में देख लोगे, समझना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3d5 के लिए। तो फ्रेंड्स ये हमारे पहले हम 3d4 के लिए लिखते हैं, है ना। हमारे पास 4 था, हम 4 के लिए लिखेंगे, बात खत्म। तो फ्रेंड्स हमारे पास है 3d4। तो अब आप देख सकते हो 3d4 का मतलब क्या था। तो फ्रेंड 3d4 का मतलब था इसमें हमारे 4 थे, 4 आप देख सकते हो इसमें हमारे। तो फ्रेंड्स हम पहले यहाँ पे 4 की बात करते हैं, है ना, आपको समझाना जरूरी है। वो गया सीरियल नंबर इस तरीके से। फ्रेंड हम पहले 3d5 के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। तो हम यहाँ पे 3d5 लिखते हैं, क्योंकि मेरे को तो क्लियर है, मैं तो आपको क्लियर करना चाहता हूँ। तो इस तरीके से, और जिससे आपको क्लियर होगा वो मेथड आपको बताना पड़ेगा। तो फ्रेंड इस तरीके से है, तो ये हमारे पास है। तो अब देखो फ्रेंड यहाँ पे हमारे 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये हमारे 5 इलेक्ट्रॉन बना दो। हमने जी बना दिए 5 इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हमारे 5 इलेक्ट्रॉन है। अब फ्रेंड अब आप देखो यहाँ पे कमाल की बात है ना। तो फ्रेंड्स इसका इंटरेक्शन इसके साथ होगा और इसका इसके साथ होगा। तो मैं केवल एक का एक ही के साथ कर रहा हूँ, आप इसको इसके साथ ही बनाओगे। तो तब तो देखो फ्रेंड हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये इसके साथ हुआ और ये इसके साथ हुआ, ये हमारा एक इंटरेक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा यहाँ पे, एक इंटरेक्शन। तो फ्रेंड अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारे नंबर ऑफ इंटरेक्शन, मतलब हम यहाँ पे देखेंगे आपके नंबर ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन की, मतलब हमारे पास यहाँ पे कितने नंबर ऑफ इंटरेक्शन है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो सही है फ्रेंड्स। तो अब हम यहाँ पे
इसको थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से लिख लेते हैं। तो फ्रेंड इसका मतलब है अगर मैं डबल एरो बना रहा हूँ तो डबल एरो का मतलब है कि दोनों तरफ से एक्सचेंज हो रहा है। तो फ्रेंड एक एक्सचेंज ये आ गया हमारे पास। हम यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सचेंज निकाल रहे हैं। क्या फाइंड कर रहे हैं हम? नंबर ऑफ एक्सचेंज। तो फ्रेंड हम यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सचेंज फाइंड कर रहे हैं इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं एक एक्सचेंज ये हो गया, अब ये हमारे पास हो गया। अब फ्रेंड्स ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, पहले मैं इस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा हूँ, इस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, पहले वाले इलेक्ट्रॉन के बारे में, सही है। तो फ्रेंड्स इसका इंटरेक्शन इसके साथ हुआ, अब इसका इंटरेक्शन इसके साथ भी हो सकता है, इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ। और फ्रेंड्स इसका इंटरेक्शन, कलर चेंज कर लेते हैं, अब इसका इंटरेक्शन इसके साथ भी हो सकता है, इसके साथ भी हो सकता है, फिर कलर चेंज कर लेते हैं, और फ्रेंड इसका इंटरेक्शन इसके साथ भी हो सकता है। तो आपने देखे कितने इंटरेक्शन हुए इस एक इलेक्ट्रॉन के, मतलब ये जो आपका ये वाला इलेक्ट्रॉन था। तो फ्रेंड्स इस इलेक्ट्रॉन का कितनी बार एक्सचेंज हुआ? 4 बार। आप देख सकते हो 1 2 3 4। आपने इसको 1 लिखा, आपने इसको 2 लिखा, आपने इसको 3 लिखा और आपने इसको 4 लिखा। तो हमारे पास कितने एक्सचेंज आए? तो फ्रेंड्स 1 इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास एक्सचेंज आए 4। तो ये हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन के लिए 4 एक्सचेंज हो गए। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं सेकंड इलेक्ट्रॉन के बारे में। ये हमारे पास सेकंड इलेक्ट्रॉन बचा, तो पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स सेकंड इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे बना लेते हैं इस तरीके से। ये हमारे पास हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो जाएगा 4। तो फ्रेंड्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब देखो फ्रेंड्स पहले इलेक्ट्रॉन का तो हो गया है, दिमाग में रखना पहला इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो चुका है। तो ये तो हमारा हो गया फिक्स, इसको हमने कर दिया फ्रेंड्स फिक्स, क्योंकि इसका एक्सचेंज हो चुका है। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन को देखो, ये इसके साथ एक्सचेंज होगा, फिर आपका इसके साथ एक्सचेंज होगा और फिर आपका इसके साथ एक्सचेंज होगा। तो फ्रेंड्स सेकंड इलेक्ट्रॉन कितनी बार एक्सचेंज हुआ? 3 टाइम। तो ये हमारे पास 3 बार हो गया। यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन लिख देता हूँ, ये हमारा सेकंड इलेक्ट्रॉन है, तो आपका 3 बार है ना। अब फ्रेंड्स अगर अब इसको भी आपने फिक्स कर दिया, अब बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, अब मैं आपको समझ में आ चुका है। अब फ्रेंड इसको भी हमने फिक्स कर दिया। अब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन को देखो, तो फ्रेंड दूसरा इलेक्ट्रॉन कितनी बार एक्सचेंज हुआ है? तो ये इसके साथ एक्सचेंज हुआ है और ये इसके साथ भी एक्सचेंज हुआ है। तो फ्रेंड जो हमारा थर्ड इलेक्ट्रॉन है, थर्ड इलेक्ट्रॉन के पास कितनी है? 2, तो 2 बार एक्सचेंज हुआ है। अब फ्रेंड जो हमारे पास बचा, अब हमने इसको भी यहाँ पे फिक्स कर दिया। लो भाई ये हमारा इस तरीके से फिक्स हो गया। अब फ्रेंड जो आपका फोर्थ इलेक्ट्रॉन है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन का कितना एक्सचेंज हुआ है फ्रेंड्स? 1 बार एक्सचेंज हुआ है। तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन मेरा 1 बार एक्सचेंज हुआ है इस तरीके से। और फ्रेंड फिफ्थ तो मेरे पास एक ही है, आप देख सकते हो इसका क्या है, एक्सचेंज हमेशा पेयर में होंगे, है ना। तो इसके लिए तो आप इसको या तो या करो या आप इसको ऐसे करो, बात एक ही है। तो फ्रेंड्स यहां से हमारे पास कितना आ गया था? टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने निकल के आए? तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास कितने हो गए? 4 × 3 × 2 × 1 ना, सॉरी मैंने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी फ्रेंड्स मिस्टेक हो गई। टोटल नंबर निकाल लें तो मेरे को परम्यूटेशन याद आ गया। तो फिर 4 + 3 + 2 + 1 = 10। तो टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज कितना है आपके फ्रेंड यहाँ पर? 10। बात समझ में आ गई। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं यहाँ पे सिमेट्री के उसके बारे में, 3D4 के बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके पास 10 आए हैं, तो 10 की वजह से एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, है ना फ्रेंड्स। मैंने क्या बताया, जितने आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी वजह से एनर्जी आपकी ज्यादा रिलीज होगी। तो फ्रेंड यहाँ पे एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है। अब हम बात कर लेते हैं 3D4 के बारे में, कि जो हमारा केस था, जो पहला एक्सपेक्टेड केस था उसमें 3D4 था। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे बात करते हैं 3D4 लेवल के बारे में। तो 3D4 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो आप देख सकते हो 1 2 3, ये हमारे पास था 5, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। तो फ्रेंड अब आप देखो यहाँ पे हम पहले 1 इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं। पहले हमारे पास है 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन का नंबर ऑफ एक्सचेंज निकालते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास 3 आ गया है इस तरीके से। अब हमारे पास क्या है फ्रेंड्स? सेकंड। अब हमने इसको कर दिया यहाँ पे फिक्स। तो फ्रेंड्स ये हमारा इस तरीके से फिक्स हो चुका है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं फ्रेंड सेकंड इलेक्ट्रॉन के बारे में। सेकंड इलेक्ट्रॉन, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन देख सकते हो इसके साथ भी हो जाएगा और इसके साथ भी हो जाएगा। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए फ्रेंड टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने आ गए? 2। अब हम बात करते हैं थर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो फ्रेंड ये इसको हमने फिक्स कर दिया। अब थर्ड इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हो, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन मेरा इसके साथ एक्सचेंज होगा। तो फ्रेंड जहां पर हमारे पास एक्सचेंज कितने आ रहे हैं? 1। तो फ्रेंड्स आपके पास टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने आए 3D4 के केस में?
तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज। तो हमारे पास फ्रेंड्स कितने आ गए, 3 + 2 + 1 = 6। तो फ्रेंड यहाँ पे आपके पास 6 एक्सचेंज आए, है ना। तो 6 एक्सचेंज के हिसाब से एनर्जी आपकी कम रिलीज होगी। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि वहां पे जब हमारे पास 3D5 था तो 3D5 में ज्यादा एनर्जी एक्सचेंज हो रही थी, क्योंकि वहां पे आपके पास नंबर ऑफ एक्सचेंज ज्यादा थे। यहाँ पे 3D4 में हमारे नंबर ऑफ एक्सचेंज कम है, इसलिए हमको एनर्जी यहाँ पे कम रिलीज होगी। इसी को फ्रेंड्स हम बोलते हैं यहाँ पे एक्सचेंज एनर्जी का कॉन्सेप्ट। अब फ्रेंड्स यहाँ पे अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो चलो हमारे 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पे हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे। अगर फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो n इलेक्ट्रॉन के केस में कैसे बताएंगे कि हमारे नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने होंगे। तो फ्रेंड बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूं। तो फ्रेंड्स सपोज करो इफ अगर हमारे पास n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं फ्रेंड, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात हो रही है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसके बारे में यहाँ पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सही है फ्रेंड। तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला होगा वो जाएगा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज। तो फ्रेंड्स टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज कितना आएगा, = फैक्टोरियल n अपॉन 2, और ये हो जाएगा हमारा फैक्टोरियल n-2। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमारा आ भी चुका है डिफरेंट टाइप के फिजिकल एग्जाम्स में, तो आप इसको यहाँ पे याद कर लीजिए। फिर बता देता हूं इस तरीके से फैक्टोरियल n/2 और n-2। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है। अब हम इसको यहाँ पे चेक करके देखते हैं कि क्या ये सही में काम करता है नहीं करता है। तो फ्रेंड्स पहला हमारे पास क्या था, तो हम यहाँ पे पहले देख सकते हैं कि सपोज करो हमारे पास यहाँ पर आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5। तो हम कौन सा केस ले रहे हैं यहाँ पे, 3D5 का। इस वाले केस के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज कैलकुलेट करते हैं, तो वो हमारे पास कितने थे, फैक्टोरियल n/2 और फैक्टोरियल n-2। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा हमारे पास फैक्टोरियल 5/2 और ये हो जाएगा हमारे पास फ्रेंड्स 5-2 = फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, 5 × 4 × 3। तो फ्रेंड्स इसको हम फैक्टोरियल 3 लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से फैक्टोरियल 3 आ जाएगा। ये हो जाएगा 2 × फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 20/2। तो आपने क्या देखा, 10। तो फ्रेंड देखा बिल्कुल सही रिजल्ट आया है, हमारे पास 10 आया है। और अगर आप इसको इस तरीके से और कर सकते हो, अगर फ्रेंड आप 3D4 रख के देखना तो 3D4 में n = 4 हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास इस तरीके से 6 नंबर ऑफ क्या आ जाएंगे, एक्सचेंज आ जाएंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारे पास एक्सचेंज एनर्जी का फॉर्मूला होता है, अब हम यहाँ पे एक्सचेंज एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे पास जो एक्सचेंज एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, तो एक्सचेंज एनर्जी फॉर्मूला, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो एक्सचेंज एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है H, इसको हम H1 इसको हम मान लेते हैं एक्सचेंज एनर्जी यानी कि He। तो ये हमारे पास हो जाएगा -2J और ये हो जाएगा आपका S1.S2। तो फ्रेंड्स आप इसको यहाँ पे σ1 σ2 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक्सचेंज एनर्जी का फॉर्मूला होता है इस तरीके से। और अगर फ्रेंड्स मैं इसको थोड़ा सा वैसे फॉर्म में लिखूं तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास 2 का फैक्टर आ रहा है। 2 का फैक्टर का मतलब ये है कि हम यहाँ पर इसको इस तरीके से काउंट कर रहे हैं S1 S2 और S2 S1। अगर फ्रेंड्स मैं इसको ऐसे करके लिखता हूं तो ये प्लस का 2 हो जाए तो प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर 2 आएगा। लेकिन अगर आपने देखा हो तो फ्रेंड्स हमारा जो आइजिंग मॉडल का फॉर्मूला होता है, आइजिंग मॉडल के फॉर्मूले में हमारे पास केवल क्या आ रहा है, -J सिग्मा आई और सिग्मा i+1। फ्रेंड यहाँ पे 2 नहीं आ रहा। अब यहाँ पे 2 क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पर हमने केवल एक ही इंटरेक्शन लिया है। बस हमने यहाँ पे या तो आप S1 S2 ले लो या आप S2 S1 ले लो, एक हो तो हम क्या कर देते हैं, इसको यहाँ पे हाफ कर देते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास हो जाएगा -J और S1 S2। तो फ्रेंड्स ये अब यहाँ पे हमारे पास सपोज करो हमको टोटल लिखना है, तो टोटल के लिए हम इसका सम कर देंगे, सिग्मा ले लेंगे। तो फ्रेंड्स टोटल एनर्जी हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये हो जा रही है हमारे पास He = -J सिग्मा S1.S2।
तो फ्रेंड्स ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा, है ना। हमने यहाँ पे क्या करा है फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे करा है इसको डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि आप मतलब आप देखो 2 पेयर आपके बनने हैं, हमको 1 पेयर लेना है, तो हमने डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाती है ये एक्सचेंज एनर्जी। अब आपको अगर सर यहाँ पे जे क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जे का मतलब है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके पास है एक्सचेंज इंटीग्रल, तो यहाँ पर आप इसको क्या लिखोगे, एक्सचेंज इंटीग्रल। अब इसकी वैल्यू आपके पास 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, तो एक्सचेंज इंटीग्रल ये हमारे पास है। तो आपको समझ में आ गया कि एक्सचेंज एनर्जी का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स अब हमारे पास जो टोटल फॉर्मूला हुआ आइजिंग मॉडल का, वो हमारे पास क्या हुआ, तो आप देख सकते हो आइजिंग मॉडल का जो हमारे पास टोटल फॉर्मूला हुआ वो हुआ H इजिकल टू माइनस का ए बी, ये हमारे पास है सिग्मा आई माइनस का जे सिग्मा S1 और S2। और फ्रेंड्स आप इसको सॉरी है ना, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, मैं यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे, सिग्मा आई डॉट सिग्मा 2 और सॉरी सिग्मा आई प्लस जे। तो फ्रेंड्स आप इसको इसकी फॉर्म में भी लिख सकते हो, एस की फॉर्म में, तो ए बी ये हो जाएगा सिग्मा एस आई माइनस का जे, ये हो जाएगा आपके पास एस आई डॉट एस आई प्लस का जे। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास आपकी आइजिंग मॉडल की एक्सचेंज हमारे एनर्जी होती है। तो हम आइजिंग जो हमारा आइजिंग मॉडल होता है उसको हम एक्सचेंज एनर्जी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, या हम इसको एनर्जी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सपोज करो आपका एक सिस्टम है जाते जाते, तो फ्रेंड सपोज करो ये हमारे पास एक सिस्टम है इस तरीके से फ्रेंड, इसके अंदर स्पिन भरी हुई है, या आप देख सकते हो इस तरीके से हमारे पास सपोज करो कुछ आपकी स्पिन है। तो मैंने आपको बताया कि फ्रेंड जहाँ पर आपकी अनपेयर्ड स्पिन होंगी तो इसका इसके साथ हमारा इंटरेक्शन देखेंगे, इसका इसके साथ इंटरेक्शन देखेंगे, तो हम क्या करते हैं नियरेस्ट नाइबर का इंटरेक्शन ले लेते हैं। तो उस तरीके से हम यहाँ पे इसका नियरेस्ट नाइबर का इंटरेक्शन लेंगे, तो फर्स्ट नियरेस्ट नाइबर का इंटरेक्शन ले लेंगे। अब फ्रेंड यहाँ पर जो हमारा सपोज करो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो फ्रेंड मैग्नेटिक फील्ड लगाने से हमारी जो स्पिन होगी या तो वो पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड होगी या एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो फ्रेंड यहाँ पे जो आपके पास सिग्मा की वैल्यू है या तो वो क्या होगी प्लस का 1 होगी, या हमारे पास आपके पास सिग्मा की वैल्यू माइनस का 1 होगी। क्यों फ्रेंड्स, या तो आपकी अगर फ्रेंड्स आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और अगर इलेक्ट्रॉन की स्पिन पैरेलल है तो प्लस का 1 आ जाएगा, और अगर फ्रेंड्स अगर आपके पास इस टाइप से है मैग्नेटिक फील्ड ये है और स्पिन ये है हमारे पास तो माइनस का 1 आ जाएगा। अब मैं आपको ना इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, कल की वीडियो का वेट कीजिए। अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस पर प्लीज़ कमेंट करना, इसको लाइक करना, इसको शेयर करना, और आप मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, आप मेरे को अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी में लेसन बनाता रहता हूँ, स्पेशल क्लासेस लेता रहता हूँ, तो आप मेरे को सब जगह जाके फॉलो कर लीजिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आइजिंग मॉडल मैंने आपको बता दिया, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल क्वेश्चन होना चाहिए। क्वेश्चन हो रहा है सब कुछ आ रहा है, क्वेश्चन नहीं हो रहा कुछ नहीं आ रहा, तो ज़्यादा आइजिंग मॉडल किताबें मत पढ़ो, केवल फॉर्मूला देखो फॉर्मूला क्या हो रहा है। और फ्रेंड मैं आपको पहले बता रहा हूँ आइजिंग मॉडल पे सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका पार्टीशन फंक्शन क्या है, इसकी फ्री एनर्जी क्या है और इसके क्या डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, इस टाइप से फॉर्मूला आता है। ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना आपको लगता है पढ़ना चाहिए उतना ही आप पढ़ो, ज़्यादा इधर उधर मत देखो। तो फ्रेंड्स आई थिंक वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग, बाय बाय।